जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज खबरों की ज़र्द में रही हमारी मार्केट। सऊदी अरब की खबर $10 अरब डॉलर आ रहे हैं। इसके साथ और भी दीगर खबरें ऐसी थीं जिसमें एक खबर इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी थी, उसने भी मार्केट को मुतासिर किया। और सिलसिला जो है वो बहरहाल खबरों के हवाले से एक मर्तबा फिर गर्म हुआ है। अब देखना ये है कि ये कितनी देर तक आगे चलता है। मैंने एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी जो सऊदी अरब के हवाले से बात हो रही है, उसके 10 अरब डॉलर के पैकेज की, फिर उसके साथ रिफाइनरी की और फिर कोई 1 लाख एकड़ ज़मीन की, उस पर जो है वो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। लिहाज़ा उसको वीडियो में अब दोबारा शायद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आज माशाल्लाह से मार्केट ने अगेन 325 पॉइंट्स डाले। अच्छी बात है, मार्केट परफ़ॉर्म कर रही है और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर ने आज परफ़ॉर्म किया, वो कमर्शियल बैंक्स था। और कमर्शियल बैंक के हवाले से आपको पता है मैं तो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जो है वो पॉज़िटिव हूँ। जिन दिनों इनके ऊपर जो है वो वबाल था और शेयर्स जो थे वो बहुत नीचे जा रहे थे, तब भी मेरी राय यही थी कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये परफ़ॉर्म करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो पाकिस्तान में अभी मज़ीद बढ़ेगा। अब देखिए 2 चीज़ें हैं जिनके हवाले से बात हो रही है। जिस वक़्त मैं वीडियो में ये बात करता हूँ कि जी कमर्शियल बैंक्स जो हैं, ये जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, ये परफ़ॉर्म करेंगे। तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे मौसूल होते हैं कमेंट्स की सूरत में भी और इसके साथ-साथ व्हाट्सएप पर भी और उसमें ये सवाल किया जाता है कि देखें जी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो बिज़नेस के लिए बोरिंग है, वो महँगी हो जाएगी तो बैंक्स को कैसे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, बात ये है कि आपने ज़मीनी हक़ाइक़ देखने होते हैं। आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जिसमें प्राइवेट बैंक्स जो हैं या हमारे जो बैंक्स हैं, उसका सबसे बड़ा बोरोइंग है कौन? कौन बोरो कर रहा है उससे? बिज़नेसमैन तो नहीं कर रहे, इंडस्ट्री तो नहीं कर रही, आपकी हुकूमत कर रही है। तो जहाँ पर ऑलरेडी आपका कस्टमर मौजूद हो, वहाँ पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो हमने ये देखना होता है कि आया कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं, जिस तरह यूरोप का कोई मुल्क है, वहाँ पर बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा बोरो करते हैं बैंक से। अगर वहाँ पर इस किस्म की सूरत-ए-हाल हो, देन आप कह सकते हैं कि जी जिस तरह यूके में है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो उसकी वजह से मॉर्गेज महँगी हो जाती है। लोग जो है वो अपने घर मॉर्गेज नहीं करवाते। रेंटल हाउसेज़ में रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ पर तो आप कह सकते हैं जी कि बिज़नेस मुतासिर होता है। पाकिस्तान में कौन-सी मॉर्गेज होती है? कोई मॉर्गेज नहीं होती। लीज़िंग की बात करें, तो वो टका के महँगी है। अगर गाड़ी का कोई लोन है, वो बहुत महँगा है। तो ऐसी सूरत जहाँ पर प्रोडक्टिविटी हो रही हो ना, वहाँ पर ऐसी बातें जो हैं वो बैंक्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। पाकिस्तान के मामलात जो हैं, वो दुनिया से थोड़े अनोखे हैं। इसलिए ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जो है वो हमें चीज़ों को देखना होता है। तो कमर्शियल बैंक्स ने परफ़ॉर्म किया, साथ में एक खबर भी है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, वो मैं पढ़ता चलूँ, फिर वापस चलते हैं। और वो खबर जो है वो थी अ, एडीबी ने अगेन एक बात कही है कि स्टेट बैंक टू फर्दर इंक्रीज द पॉलिसी रेट फ्रॉम 22%। अब इसके साथ ये अच्छा खासा जो है वो इसका ये आर्टिकल है, अगर आप ये पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। इसमें उन्होंने इन्फ्लेशन का बताया है कि जो ये कहा जा रहा था कि ये कम हो रही है, उसमें भी इंक्रीज़ आएगा। फिर इसके अलावा फूड प्राइसेज़ हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेज़ हैं एंड सो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें मेंशन हैं। तो इस वजह से इस वक़्त चूँकि पाकिस्तान की में महँगाई में इज़ाफ़ा हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, इसका इम्पैक्ट जो है, इसका प्रेशर जो है, वो पॉलिसी रेट पर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जिस तरह हम जो है वो कोशिश करके फ़ोर्सफुली अ, किसी भी हवाले से आप कह लीजिए ज़रा अल्फ़ाज़ का चुनाव जो है वो बड़ा सोच समझ कर करना पड़ता है। तो डॉलर जो है उसको हम आहिस्ता-आहिस्ता नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से पॉलिसी रेट के ऊपर भी रेजिस्टेंस का सामना होगा स्टेट बैंक की तरफ से और काफ़ी चांसेस हैं कि जो 22% का इंटरेस्ट रेट है, इसी को ही कैरी ऑन किया जाए और ना बढ़े इंटरेस्ट रेट। लेकिन 22% भी बहुत है बैंक्स के लिए, बैंक्स इसमें भी टका के कमाते हैं। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर जो है वो मेरा ख़्याल है कि दिसंबर क्लोजिंग तक तो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि 323 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ सर्किट ब्रेकर की सिचुएशन जो है वो क्या रही। माशाल्लाह से 9 कंपनीज़ अपर कैप हैं जिसमें मिचेस फ्रूट फार्म हुआ, बड़ी अच्छी बात है जी। उसके बाद जनरल टायर है, देन मैंने उस वक़्त पैंथर टायर भी शायद देखा था, लेकिन अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, शायद वो निकल गया इसमें से। फिर उसके अलावा
लेकिन वॉल्यूम अगर हम देखें तो कोई ख़ास नहीं है, जितने भी शेयर्स हमारे अपर कैप हुए हैं, उनमें कोई वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं हैं। और आज की भी मार्केट की सूरत-ए-हाल अगर हम देखें ना, बात थोड़ी-सी जो है वो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि देखिए मार्केट में इस वक़्त जो सिचुएशन चल रही है अगर आप गुज़िश्ता चंद दिनों का चार्ट देखें तो उसमें पूरी मार्केट चलती हुई हमें कम नज़र आ रही है। किसी एक दिन हमारा क बैंकिंग सेक्टर चल जाता है, दूसरे दिन हमारा सीमेंट सेक्टर चल जाता है, फिर एक दिन हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर चल जाता है। तो इस तरह से इंडेक्स को एक सपोर्ट मिल जाती है। तो इंडेक्स की जो सपोर्ट है बेसिकली वो कंटिन्यू है। लेकिन मार्केट के अंदर जो है वो इनफ़रादी तौर पर अगर आप कंपनीज़ की बात करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए इंडेक्स जो है वो मुकम्मल तौर पर अगर कहा जाए कि ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, तो मेरा शायद इससे इख्तिलाफ़ होगा, ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जहाँ पर होती है, वहाँ पर सेक्टर्स की परफ़ॉर्मेंस होती है, सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन होती है। इंडिविजुअल्स खबरों की बुनियाद पर जिस वक़्त चलते हैं, देन वो मार्केट जो है वो उसका इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पाता। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि लोअर कैप की क्या सिचुएशन रही। 3 कंपनीज़ लोअर कैप हैं, कोई ख़ास नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि पॉइंट्स की सिचुएशन क्या रही। अब आप ये देखिए ना पूरी की पूरी मार्केट जो है अदर दैन बैंक्स वो लम-लेट है। 2 पॉइंट, आधा पॉइंट 4 पॉइंट, 7 पॉइंट। अब देखिए सीमेंट सेक्टर कितना बड़ा सेक्टर है, सिर्फ़ 9 पॉइंट्स हैं। पावर जनरेशन सिर्फ़ 21 पॉइंट्स हैं। कमर्शियल बैंक्स सॉरी केमिकल सेक्टर 32 पॉइंट्स हैं। फर्टिलाइज़र अब इसमें भी सारा का सारा किरदार जो है, वो अगर हम देखेंगे तो मेरा ख़्याल है कि एंग्रो कॉर्पोरेशन एंड सो का होगा। और कमर्शियल बैंक्स के 272 पॉइंट्स हैं। हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के जी और हाँ, हाँ, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई। 1-2 दिन पहले जब आपने देखा था तो इसी तरह से पॉइंट्स जो थे, वो फर्टिलाइज़र सेक्टर के थे और उसमें ज़्यादा पॉइंट्स एंग्रो कॉर्पोरेशन के थे। फिर उससे पहले अगर आप देखें तो आपको सीमेंट सेक्टर चलता हुआ नज़र आया। देन उससे पहले अगर आप देखें तो आपको एक दिन ऑटोमोबाइल्स भी चलते हुए नज़र आए थे। तो बेसिकली ये सिलसिला जो है जिस तरह से चल रहा है मार्केट का, मैं इसको कुछ सस्टेनेबल नहीं समझता। सस्टेनेबिलिटी उसी सूरत में आएगी कि जब पूरी मार्केट चलेगी और जब मार्केट चलेगी तब एक ट्रेंड जो है वो जनरेट होगा हो और ये उसी सूरत में होगा कि जब हमारी इन खबरों के साथ-साथ इलेक्शन की डेट जो है वो भी आ जाएगी और इंशाल्लाह जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसके हवाले से पॉज़िटिव न्यूज़ आ जाएगी। ये क़ब्ल अज़ वक़्त मैं आपको बता रहा हूँ, वो काम नहीं रुकेगा और अभी तक मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए माज़रत। आगे चलते हैं जी और थोड़ा-सा कंपनीज़ को भी देख लेते हैं। एचबीएल ने पॉइंट सबसे ज़्यादा डाले, देन एमसीबी, यूबीएल, इफर्ट एंड सो। चलें जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि अनाउंसमेंट्स क्या हैं आज की। चंद अनाउंसमेंट्स हैं जिसमें मसूद टेक्सटाइल है, ₹38 की अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है। सबसे अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आज एयरलिंक का है और एयरलिंक ने ₹2 और 33 पैसे की ईपीएस शो की है, लेकिन ₹2 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। बहुत अच्छी बात है, ₹20-25 का शेयर है, ₹2.5 का डिविडेंड आई और इसका ताल्लुक भी आईटी सेक्टर के साथ है। लगता है इन्होंने अपना पैसा मँगवा लिया था। आगे चलते हैं जी और मज़ीद है, इंडस डाइंग है, ₹13 की अर्निंग है, दिया दिलाया कुछ नहीं है। देन उसके आगे देखते हैं जी कोशिश ये क्योंकि बहुत सारे रिज़ल्ट्स होते हैं, तो कोशिश हमारी यही होगी कि हम या तो कोई कंपनी ऐसी हो कि जो जिसको हम लोग मार्केट का शेयर कहते हैं, जिसमें वॉल्यूम्स लगते हैं, उसको डिस्कस करेंगे या फिर जिसने कोई डिविडेंड दिया है। हाफ़िज़ लिमिटेड है जी, ₹20 की अर्निंग है, ₹19.49 की, ₹2 का डिविडेंड है, डिविडेंड बहुत कम दिया है इन्होंने। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि कैंडलस्टिक जो है वो हमारी क्या कहती है। माशाल्लाह से कैंडलस्टिक जो है वो 47,000 पर है और अच्छी बात ये है कि आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, वो रेजिस्टेंस के ऊपर दी है और 47,000 मेरी नज़र में एक रेजिस्टेंस लेवल है और इसके हवाले से जो मेरी राय थी, वो यही थी कि 47,000 पर जाए, तो आपके पास जो भी शेयर्स हों, उसमें आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। रहा सवाल इस बात का कि 3 लगातार सेशंस जो हैं, उन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया है, जो कि साइकोलॉजिकली आने वाले दिनों में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। लिहाज़ा आपके पास जो शेयर्स हैं, उनमें ट्रेल के साथ अब आप आगे चलिए।
क्योंकि ये 3 दिन का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, तो फिर एक ट्रेंड की सूरत इस सूरत में बन सकती है कि लोग देखा-देखी फिर इस बस में बैठने की कोशिश करते हैं। जबकि अब जो है वो बस थोड़ा-सा मूव कर चुकी है, अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुँच चुकी है। लेकिन देखना ये होगा कि मार्केट 47 के ऊपर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टे करती है या नहीं। ये कहना जो है वो अभी कबल वक़्त होगा। उसकी वजह ये है कि 47,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर हमें कल जो है वो हो सकता है कि कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग का सामना भी देखना पड़े। आगे चलते हैं जी, थोड़ा-सा आरएसआई को भी आज देख लेते हैं कि आरएसआई क्या कहती है। क्योंकि टेक्निकली भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और उसी की बुनियाद पर उनके यहाँ बाइंग सेलिंग होती है। इस वक़्त आरएसआई जो है वो 62 पर है। डेफ़िनेटली मार्केट अगर कल को 100 डेढ़ 100 पॉइंट मज़ीद 200 पॉइंट डालती है, तो हमारी आरएसआई जो है वो 70 पर होगी, जिस सूरत में हमें मार्केट के अंदर प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को आ सकती है। अपने शेयर्स जो हैं उसको स्टॉप लॉस के साथ आप ज़रूर लेकर आगे चलिएगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से हमारी जो है वो खुली बातें थी। उस पे जिन लोगों के पास है उन्होंने एन्जॉय किया, बिल्कुल उनको करना चाहिए। अब आने वाले दिनों में जो मज़ीद कोई सेक्टर है, अगर फ़िलहाल इस वक़्त देखा जाए, तो आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है। उसमें आप उनकी कमियाँ कोताहियाँ कह लीजिए, उनकी ईपीएस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, डज़न्ट मैटर। लेकिन आईटी सेक्टर पर अब नज़र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब एक सेक्टर चल निकलता है, तो उसमें तो ऑलरेडी आपने पोज़ीशन बनाई होती है ना, तो आपने आहिस्ता-आहिस्ता उसमें से एग्ज़िट लेना होता है। जिस तरह आज हमने को रफ़ली मेरा ख़्याल है कोई 3-4 शेयर थे जिसमें से आज हमने एग्ज़िट लिया है। तो इसलिए अब आपने नेक्स्ट देखना होता है कि यहाँ से जो आपका पैसा निकला है उसको आपने मूव कहाँ करना है। तो जैसे कोई सेक्टर चल निकलता है, हम उसमें से आहिस्ता-आहिस्ता एग्ज़िट लेते हैं, देन हम किसी और तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो लिहाज़ा अब नया जो है वो मेरा ख़्याल है कि आईटी सेक्टर की तरफ देखना चाहिए और इसके साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। इन दोनों में से जो सेक्टर आपको पसंद आए, जो शेयर अच्छा लगे, आप उसकी स्टडी बनाइए और उसमें अपनी पोज़ीशन बनाइए। बस जी, अब तक लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।